बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ आज मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब। सुप्रीम कोर्ट में जो आज 63A जो है नज़रसानी की समाअत हुई है और उस दौरान जो है वो आर्गूमेंट्स हुए या दलाइल हुए या जो चीफ़ जस्टिस की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई और आज की समाअत के असरात जो है वो क्या हो सकते हैं और ये केस किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। वैसे तो लग रहा है कि ये नज़रसानी मंजूर ही होनी है, हम ख्याल जो है वो बेंच है। कल से आज तक सुप्रीम कोर्ट में जो है वो क्या पकता रहा, ख़त पे ख़त जो है वो लिखे जा रहे हैं और मुस्तकबिल का सिनेरियो क्या बन सकता है, इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उस पर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले सोहेल रशीद साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आज की समाअत जो है वो कल 11:30 बजे तक गई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनको 2 दफ़ा आज उन्होंने ये कहा कि कोई ऑब्जेक्शंस हैं और सीरियस नेचर की ऑब्जेक्शंस हैं, उनको चीफ जस्टिस ने बोलने नहीं दिया। अच्छा, बोलने क्यों नहीं दिया? मतलब नज़रसानी है, वो फ्रीक भी हैं, सामने भी खड़ा है, अगर बोल दे तो उसमें क्या कोई हर्ज था? बोलने इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने क्या बोलना है ये उन्हें पता है। अच्छा, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ात पर कि वो इस बेंच में ना हो। अच्छा, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के इल्म में चीज़ें अब जैसे चल रही हैं कि इमरान खान ने वाजे कहा हुआ है कि भाई ये तो हमारे केस ना सुने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नाम की जो कमेटी है उसको 2 खात इमरान खान के आ चुके हैं। ठीक, एक पहला टेबल नहीं किया गया था, दूसरा भी गालबन नहीं किया गया, लेकिन वो आ रहे हैं तो उससे इल्म तो हो रहा है कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई आप तो हमारे केस ना सुने। तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो सिर्फ उनको यूज़ कर रहे हैं, उनकी हाज़िरी ले रहे हैं कि जी वो मौजूद हैं, फिर उन पर एहसान भी कर रहे हैं कि आप को हमने इजाज़त दे दी है, बेशक आपका वकालतनामा नहीं साइन हो रहा, आप नुमाइंदगी करें। नोटिस उनको नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी कि बस ऐसे ही आप इशारे हैं। बाकी सारी पार्टीज़ है एवं ही आ गई हैं आज जी कि हमारी हाज़िरी लगा लें, हम बगैर नोटिस के रजा कर रहे हैं क्योंकि जल्दी में। अच्छा, आप नोटिस देंगे तो हमें जवाब जमा कराने पड़ेंगे तहरीरी। आप ऐसा करेंगे बस हमारी हाज़िरी लें और हम पटिशनर के साथ हैं। तो जब पटिशनर के साथ हैं तो फिर लंबी चौड़ी समाअत तो होनी नहीं। ठीक है, और लंबी चौड़ी अगर समाअत में बातें चल रही है, नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क भी जाना है। अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अक्टूबर के पहले 5-6 दिन टोटल गेम है। अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ होना है, तरमीम भी निकलनी है या कम से कम 10 दिन कर लें तो उसमें ये फैसला जब आया होगा तो उसके बाद तो माहौल बनना है ना, फिर बंदे तोड़े जाने, फिर लोगों को वर्कआउट किया जाएगा उनके लिए जनाब कि आप हमारे साथ आ जाएँ, डिफेक्शन आप पे लगेगी, डिफेक्शन के बाद हम आपको सेनेटर बना देंगे, फलां जगह इधर एडजस्ट कर देंगे, जो भी बाकी जो पाकिस्तान में एक मुबैना माल पानी होता है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये फैसला हटना ज़रूरी है ना। तो जल्दी में सारे हैं। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं जी कि कल मैं ऐसे दलाइल दूंगा कि ये बेंच उठ जाएगा। बेंच तो नहीं उठना, ये बेंच नहीं उठने वाला। ठीक है, ये बेंच जिन असूलों को उड़ा के बना है, अब तो कोई भी उसूल सामने आएगा तो वो हटा देंगे। पहले उन्होंने जो ऑर्डिनेंस जो है वो उसको एक्सेप्ट किया, ऑर्डिनेंस को अमल जो है वो उस पर अमल शुरू कर दिया। तरतीब से रखे ना। हाँ, कि ये केस नहीं लग रहा था। ठीक है, क्योंकि 2-1 से ये 2 जजेस की राय और थी और इम्कान था कि ये अक्टूबर में भी नहीं लगेगा। ठीक, ऑर्डिनेंस ला के तीसरे मेंबर को हटाया गया। ठीक है, अचानक। ठीक है, उसके बाद जी उस मेंबर को बेंच से भी उसने वतरफजात का इजहार किया। 2 मेंबरान, अब उस कमेटी के 2 मेंबरान नहीं बैठ रहे। अच्छा, ठीक है, वो जो अक्सरियत थी ना उसको पनिश किया जा रहा है। ठीक, उस कमेटी में जो डेमोक्रेसी लाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो अक्सरियत थी उसको पनिश किया जा रहा है। आपने चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ किया तो किया कैसे? ठीक, एक को निकाल दिया, दूसरे के खत के जवाब में 3-3 सफ़े के वो जा रहे हैं और फुल कोर्ट नहीं बुलाई जा रही। ठीक है, और हैप्पी एंडिंग हो रही है इस बेंच की। आज बड़ी आल स्माइल्स थी, जब वो बेंच आया तो मेरे मुंह से तो बेसाख्ता निकला आल स्माइल्स। ठीक है, सब मुस्कुराते हुए आए और समाअत शुरू हो गई। अब उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान को जो शामिल करने की आपने मीटिंग मिनट्स अगर देखे हों, वजह बड़ी आला है। सीनियरिटी का एक नया प्रिंसिपल आज तय पाया है। अच्छा, कि जी जस्टिस मुनीब अख्तर इनकार कर चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं नहीं, अब वो चीफ जस्टिस के बाद 2nd और 3rd सीनियर मोस्ट हैं। तो फिर उन्होंने कहा फिर हमने चीफ जस्टिस के बेंच में सीनियर 3 मेंबर नईम अख्तर अफगान को शामिल कर दिया। अच्छा, अब चीफ जस्टिस के बेंच में सीनियर 3 मेंबर, सीनियरिटी का नया प्रिंसिपल है। अच्छा, ठीक है, अब चीफ जस्टिस ने अपने बेंच में रखे ही 9 वारिद जजेज हैं, उनमें से एक सीनियर जो है ना जी 3 रुकनी बेंच में से नईम अख्तर अफगान है। तो ये सीनियरिटी का नया प्रिंसिपल है कि चीफ जस्टिस के बेंच के 2nd सीनियर मोस्ट अब इतने अहम केस में जो है ना हिस्सा बन गए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसके बाद इस बेंच ने तो रुकना नहीं है। वैसे भी ज़ाब्ते की कार्रवाई रह गई है
अच्छा, वो सीक्वेंस आप बता रहे थे, पहले तो केस 19 जुलाई को पहली दफ़ा प्रपोज हुआ और उसमें प्रपोज किया गया बेंच, वो भी मुख्तलिफ था। हाँ, 18 जुलाई एक चीज़ उन्होंने और भी की थी कि अक्टूबर 2023 से लेकर जुलाई तक ये कहीं प्रपोज भी नहीं किया गया। अब अचानक जो है वो 12 जुलाई का फैसला आता है मखसूस नशिस्तों का और पहली दफ़ा 19 जुलाई को प्रपोज किया जाता है। तो टाइमिंग जो है ना, जैसे मुनीब अख्तर ने देखा कि ये उबल के सामने आ रहा है, मैं अरसे से कह रहा था पॉप अप हो रहा है ये। अच्छा, ये केस बार बार पॉप अप हो रहा है। और नवा आप इसमें ये देखें ना, ये वो पिटीशन है नजरसानी की जो कानून के मुताबिक जो मुकर्रर वक्त होता है दिया गया कि इतने दिनों में आपने दायर करनी है, उसके अंदर दायर ही नहीं हुई थी। इसके लिए तो मुकर्रर मुद्दत के बाद दायर हुई एक दरखास्त है जिसको सुना जा रहा है इतनी इमरजेंसी में, और उसकी मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन उठाया ही नहीं गया। नो उसमें ऑब्जेक्शन जो पहले ये करके किया जा रहा था जी कि किसी को एतराज तो नहीं ना, हम इसे कंडोन करें। वो अली जफर ने कह दिया बैरिस्टर साहब ने कि जी नहीं, मुझे तो एतराज होगा। तो फिर रजिस्ट्रार से कहा गया अच्छा आप देखें फिर इसकी डिटेल रीजनिंग कब जारी की गई थी नजरसानी अगर ताखीर से शिकार हुई है, और डिटेल रीजनिंग में मखसूस नशिस्तों में इंतजार किया गया। नजरसानी दूसरे दिन मौजूद थी। नहीं, वो डिटेल रीजनिंग का कौन वेट कर रहा है? नहीं, डिटेल रीजनिंग का भी फिर वो वकील नहीं बोल रहे थे, खुद ही चीफ साहब लिखवा दिए। अच्छा, डिटेल रीजनिंग वकीलों ने आज बोला क्या? वकीलों ने खाली पढ़ा है कि फलां तारीख को फैसला है, फलां को ये आया। 4 पॉइंट्स निकाले गए, चारों के चारों चीफ जस्टिस हर पॉइंट के आखिर में वो कहते थे ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने कहा ये रीराइटिंग, उन्होंने कहा कैसे बताएं ना। मतलब आइन जो नजरसानी है उसमें आपने एरर बताना होता है, ना कि पूरी जजमेंट खोलनी है। देखिए 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने पहला पॉइंट उसमें ये दिया जी कि ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को क्लब करके कैसे दिया गया, ये एक एतराज़ ये भी चीफ जस्टिस साहब ने दिया। फिर ये जी कि वोट अगर नहीं गिना चाहता तो फिर जो आइन का आर्टिकल वो है 95 और 136 जो कि अदम एतमाद का इख्तियार देते हैं, तो फिर इसका मतलब है वो रिडंडेंट हो गए। अगर ये वोट गिना ही नहीं जाना तो फिर अदम एतमाद का रास्ता बंद है। ठीक है, जिसको वज़ीर-ए-आज़म को अपनी पार्टी की अक्सरियत हासिल है तो उसका आदम एतमाद हो ही नहीं सकता। तो क्या इसको एड्रेस किया गया या नहीं किया गया? उन्होंने कहा हाँ नहीं। तो उन्होंने कहा ये आपकी ग्रीवेंस नहीं है? उन्होंने कहा यस ये भी है, अच्छा ये भी ग्रीवेंस है। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा फिर वोटिंग का पर्पज़ क्या होता है अगर उसको गिना नहीं जाना तो उन्होंने कहा यस ये भी बड़ा अहम है। वो भी पॉइंट बेंच से आ रहा है। चौथा पॉइंट ये आ रहा है जी कि दुनिया में क्या प्रैक्टिस है डिफेक्शन के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया, अब आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा को अगर देखेंगे तो वहाँ पे डिफेक्शन है ही नहीं। तो फिर आप भी तो रीराइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन की करेंगे ना। आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो डिफेक्ट लागू कर रहा है, रास्ता दे रहा है कि आपको पनिश किया जा सकता है। आपका पार्टी हेड आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, डिक्लेरेशन भेज सकता है, आपको नायल करा सकता है। चारों पॉइंट्स बेंच ने दिए। पिटीशन में क्या था? ज़ायदुल मियाद मुकर्रर मुद्दत के बाद दायर हुई पिटीशन थी, बस ये चीज़ सामने आई है पिटीशन से, और तो कोई इससे ऊपर की चीज़ नहीं थी। तो उसमें बस यही था जी कि नई चीज़ आइन में डाली गई है, नई चीज़ आइन में डाली गई है। तो आर्गूमेंट्स में से कोई ऐसी मज़े की चीज़ नहीं आई। अच्छा, बेंच ने जो चीज़ें दी हैं वो ज़ाहिर है अपनी सेहत पर वो चीज़ें पॉइंट्स तो हैं वो। अच्छा, एक पॉइंट जो बेंच ने जो है वो दिया कि जो चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि बरतानिया में जो वज़ीर आज़म हैं वो तब्दील हुए हैं पिछले, ये अभी रजीम जो है इससे पहले के जो थे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें जो वज़ीर आज़म एक आया, दूसरा, तीसरा, उसकी वो मिसाल दे रहे थे। तो पार्टी के अंदर है ना यार, वो तो आप बरतानिया क्यों जाते हैं? बहुत दूर है। नहीं मेरा सवाल ये है जाएं, एजे के जाएं, ये साथ आपकी जो है ना हमारे वहाँ पे डिफेक्शन नहीं है आज़ाद कश्मीर में। वहाँ हर बार जब इलेक्शन होता है तो पार्टी के अंदर ज़्यादा लोगों का इत्तेफाक हो जाता है। शेख रशीद ने कहा था आज़ाद कश्मीर में 40-45 अरकान होते हैं, रोज़ एक किसी के घर दावत होती है, जिसके घर में 25 आ जाएं अगले दिन वो वज़ीर-ए-आज़म होता है। ठीक है, तो वहाँ पर तो ये सिलसिला चलता है। अभी भी जो हमारी मौजूदा असम्बली है इसमें अब्दुल कीम नियाज़ी, तनवीर रियाज और अब अनवार उल हक तीसरे वज़ीर-ए-आज़म चल रहे हैं। खैर से 2021 से 2024 तक हर साल का एक वज़ीर-ए-आज़म है। तो ये तो इंटरनली पार्टी अगर सोचती है आज भी कि हमने अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज करना है, मेरा एक सवाल तो कर सकते हैं। इंटरनली पार्टी सोचे फिर तो डिफरेंट है। अब जो आज़ाद कश्मीर का मामला है इंटरनली पार्टी ने नहीं सोचा, ये थर्ड पार्टी ने सोचा है। तो मेरा सवाल यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का है कि वहाँ जो यूके की मिसाल दी जा रही है, मेरे मन विच यार समाया है वो इंटरनल पार्टी होती है। वो पार्टी इतने तक अंदर है, थर्ड पार्टी वो इंटरनल इंटीग्रल पार्ट है। तो मेरा सवाल ये है कि यूके में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं होती ना, वो इंटरनल पार्टी तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो थर्ड पार्टी भी होती है कभी
जो है वो सिंध हाउस में जो भरे जा रहे हैं, तो कभी अभी रिसेंटली भी सबसे पहले तो फिर यूके से ये रिकॉर्ड मंगाना चाहिए कि वहाँ इलेक्शन के ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं किसी के, क्या इलेक्शन वहाँ पे गंदा होता है या शफाफ होता है। ऋषि सुनक साहब ने इलेक्शन की रात ही कैसे कह दिया कि जी अब जो दूसरी पार्टी के जनाब बन गए हैं, अब उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। हाँ, बड़ी बात है। वाज़े नज़र आया ना जी कि वो बंदे ने जीता आपसे इलेक्शन। यहाँ पे आप इलेक्शन हार के 19 सीटें यार लेके, तो बरतानिया में इंतखाबात में शफाफियत होती है, वहाँ पर ये नहीं होता कि धांधली होती है, वहाँ पर फॉर्म 47 वाला मामला भी नहीं होता, वहाँ से फिर ये रिकॉर्ड मंगाया जाना चाहिए। ऋषि सुनक अगर कह रहे थे कि अब जो जीता है उसकी कामयाबी हमारी कामयाबी है, तो उनको पता था कि भाई धांधली नहीं हुई, साफ शफाफ यहाँ पे निज़ाम हुआ है। इलेक्शन जो है वो बड़ा वाजे होता है और वहाँ पर बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। वहाँ जो इलेक्टोरेट होता है उसको दी जाती है तरजीह। फिर अगर अमेरिका से ये रिकॉर्ड पता करवा रहे हैं तो वहाँ से पता करवाएं कि वहाँ एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई ये कहकर रोक दिया कि इलेक्शन नज़दीक है, आम इंतखाबात पर असर पड़ेगा और जो वोटर्स हैं उनका राइट मुतासर होगा। यहाँ 56,000 केसेस छोड़ के आप बल्ला छीनने बैठ जाते हैं। जहाँ तो केजरीवाल को उन्होंने जमानत दे दी थी इस बुनियाद पे कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जब बाहर से मसाले मंगा रहे हैं ना तो पहले इलेक्शन पे मंगा लें, उसके बाद आप फिर 63 तो बाद की बात है। मिसाल मुझे हैरानगी होती है कि चीफ जस्टिस ये बरतानिया कहाँ से, आप मतलब बरतानिया में या नहीं, ठीक है मदर ऑफ पार्लियामेंट्री, नहीं मदर ऑफ वो ठीक है, लेकिन उसका मवाजना पाकिस्तान के साथ कैसे कर रहे हैं। बल्ले का निशान जो उन्होंने लिया है वहाँ पे जी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, तब भी आपको शायद याद होगा कि वो बरतानिया और अमेरिका की मिसालें आती थी कि वहाँ जी ये सिस्टम है इंटरनली पार्टीज। भाई वहाँ का सिस्टम और यहाँ का सिस्टम का ताल्लुक आपस में देखें ना कि यहाँ कोई आइडियल कोई इंट्रा पार्टी ना इलेक्शंस होते हैं ना इलेक्शंस उस किस्म के आइडियल है। और यहाँ पर तो वोट अभी सुप्रीम कोर्ट करे ना 63A नज़रसानी करे मंजूर, जब तो वो उसके बाद होगा क्या, उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग होनी है, सबको पता चल जाएगा कि फ्लोर क्रॉसिंग होती कैसे है, कोई पता नहीं लोग किधर छुपे। मैं आपको बताता हूँ बड़ा मजे का वाकया बरतानिया के साथ चला ना, अभी हमने नाम ले लिया था, दो बार नाम आ गया अब्दुल कीम नियाज़ी साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म। ये उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, ये उस वक्त MLA भी नहीं थे। तो एक शादी में हम बैठे थे, तो एक शादी में वैसे बैठे, ये काफ़ी लोग बैठे थे, इनसे गपशप हो रही थी सियासी तजुर्बात। तो इनके एक साहबजादे ना बरतानिया में कौंसलर मुंतखब हुए थे, तो कहने लगे यार हमने ना इस मुल्क को जो है ना बशमूल मेरे सियासी निज़ाम नहीं दे सके। कहने लगे आज भी हमें यहाँ पे ज़ात बरादरी हज़ार चीज़ें राज़ी करनी पड़ती हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए। कहते हैं मेरा बेटा वहाँ सिर्फ एक पार्टी का हिस्सा था, उस पार्टी ने इसे उस एरिए से अपना उम्मीदवार बनाया जहाँ मुसलमानों की आबादी भी ना होने के बराबर थी, और वो भारी अक्सरियत से जीत गया। उन्होंने नहीं देखा कि बंदा कौन है इसे वोट दे रहे हैं, उन्होंने उस पार्टी को वोट दे दिया। इतना स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम है वहाँ, ठीक है, ऐसी वहाँ पे जमहूरियत है। तो ये पाकिस्तान में अब इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशानात हूँ। इलेक्टोरेट का राइट मारा गया वो वोटर्स का, उनको खीरे और अंदवाने ढूंढ के उन पर मोहरें लगानी पड़ी इलेक्शन वाले दिन के, इंतखाबी निशान नहीं देना हमने किसी को। तो फिर आप कहें जी कि नहीं अच्छा 63 में ना जी बड़ी आपने वफादारी देखनी है, फिर छांगा मांगा की तो आपकी पूरी तारीख है। सिंध हाउस का आज तज़किरा आया था तो छांगा मंगा का भी आना चाहिए था। सिंध हाउस पे हमला गलत चीज़ थी, तो सिंध हाउस में जो रौनकें रात को लगा के पावर शो किया जा रहा था कि हमने फलां के बंदे तोड़ लिए हैं, बाद में उन्होंने वोट की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी, लेकिन क्या PTI के लोग वहाँ नहीं बैठा करते थे, उनको लेके नहीं जाया जाता था। फिर उससे पहले जो जब 63 का ये फैसला आया, हम भी समझते हैं कि ये आइन में नहीं लिखा हुआ था, लिखा गया बाद में, लेकिन उन दिनों हो क्या रहा था। पिक्चर की दूसरी साइड भी देखिए ना, लाहौर के फ्लैटीज होटल में जनाब इतने MPs को बैठा दिया गया 2 दिन और उनको वक्त पड़ने पर लाया जाएगा। और कहाँ पे हो रहा था जी, होटल्स के अंदर बैठ के जनाब में उनको वक्त पड़ने पर लाया जाएगा और उनसे वोट लिया जाएगा। हार्स ट्रेनिंग मंडी लगी हुई थी। इस सिलसिले की भी हौसला शिकनी कीजिए ना, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करें, एज जुडिशरी अपना रोल उसमें प्ले करते। आप करार देते इलेक्शन से पहले कि ठीक है जी इलेक्शन कमीशन साहब जाएँ इलेक्शन कराएं, आपकी ये जो अपील है ना बल्ला छीनने वाली, इसको हम देखेंगे इलेक्शन के बाद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हो जाएंगे, मुल्क में इलेक्शन करा लें, काफ़ी तखीर हुई है। बहुत शुक्रिया शोएब रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे आइंदा भी। शोएब रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि अब फर्दर जो है वो क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है और 63A किस तरफ जा रहा है। तो आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।